Students, greetings of the day. This is your एकनाथ सर. या बच्चों, आज हम सूडो फोर्स के बारे में सुनेंगे. सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स या मिथ्या फोर्स. ओके, सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम सूडो फोर्स को कैसा कंसिडर करते हैं एंड उसके बारे में न्यूमेरिकल्स कुछ हम सुनेंगे आज. ठीक है, तो सो कॉन्सेप्ट ऑफ So, for example, what is the necessity of pseudo force? First of all, we'll see. Okay, concept of क्या है, pseudo force से क्या होता है. See, before this, we should try to understand about first of all what is inertial frame क्या होता है and non-inertial frame क्या होता है. So, all of you know very well what is inertial frame. Any frame of reference which is either at rest or moving with what velocity? कांस्टेंट वेलासिटी कैन बी कॉल्ड एज ए इनर्शियल फ्रेम. हम इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं? जो भी फ्रेम रेस्ट में रहेगा या कुछ कांस्टेंट वेलासिटी से मूव होते रहेगा. सो उस तरह के फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, मान लीजिए हमारा क्लासरूम है. क्लासरूम, सो इफ यू अज्यूम दैट अर्थ इज एट रेस्ट एंड इफ यू आर इमेजिनिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड एट द वन एंड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रूम. अगर हमारे क्लासरूम में एक कॉर्नर को, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अगर इमेजिन किए तो ओके, सो एज अर्थ को हम रेस्ट में मानते हैं ना, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर रूम भी क्या है, रूम भी रेस्ट में है. सो इफ़ यू टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, हम उसको क्या बोल सकते हैं? इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं. या मान लीजिए इस रूम में एक ब्लॉक ऑफ मास या मूव हो रहा है कुछ वेलोसिटी से. सो हम इसका मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं. तो जब हम इस मोशन को स्टडी करेंगे ना, ब्लॉक ऑफ मास एम का मोशन को, किसके फ्रेम में? ये जो अर्थ को जो अटैच हुआ है जो फ्रेम है ना, उसके हिसाब से अगर हम उसका मोशन को स्टडी किए तो हम बोलेंगे ये जो अर्थ को अटैच हुआ जो फ्रेम है ना, उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम. ठीक है. सो एंड व्हाट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है? जो भी फ्रेम ओके रेस्ट में नहीं है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव हो रहा है, सो विच इज़ नॉट एट रेस्ट एंड विच इज़ नॉट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. इसका मतलब क्या होता है? नॉट रेस्ट में इसका मतलब मूव हो रहा है. नॉट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. सो ऐसे जो फ्रेम रहते हैं जो रेस्ट में नहीं है लेकिन मूव हो रहा है. कैसा मूव हो रहा है? वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है. सो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम है वो. एक्सेलरेशन ओके, उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. तो ऐसे फ्रेम जो है ना, सो हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम. So any accelerating frame of reference क्या बेटा? Any accelerating frame of reference, any accelerating frame of reference can be taken as non-inertial frame. Like example, so for example, so a truck is accelerating, for example. Okay, a truck is accelerating. And if I imagine a coordinate system attached to this truck, okay, so I can imagine x, y, z, okay, so a coordinate system is attached. So this particular frame of reference which is attached to a accelerating frame can be called as a non-inertial frame बोल सकते हैं. मान लीजिए आपके रूम में फ़ैन घूम रहा है ना, उसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानो, उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज होते जा रहा है. ओके, हम उसको बोलेंगे भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम. सो हो सकता है नॉन इनर्शियल फ्रेम. So like this, any accelerating frame of can be called as non-inertial frame. So अभी हम बात करने वाले हैं सूडो फोर्स के बारे में. मिथ्या फोर्स क्या होता है? ओके, सो हियर एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स लॉज को अप्लाई कर सकते हैं. हम जो बात किए थे एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए बोल के, है ना, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ठीक है. अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ. सो अगर आप इनर्शियल फ्रेम में स्टडी किए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्टडी है, क्यों रिजल्ट अलग अलग हो रहा है? मान लीजिए एक लिफ्ट है, ठीक है. सो लिफ्ट में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास कुछ 2 kg लीजिए. मान लीजिए एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्राउंड फ्रेम में. अगर एक बंदा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम में से ऑब्जर्व कर रहा है, और एक बंदा है उसको लिफ्ट फ्रेम से एक्सेलरेट ऑब्जर्व कर रहा है. अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो इस बंदे को क्या लगेगा? सो इस बंदे को ऐसा, अगर मैंने पूछा अरे भाई क्या हो रहा है इस ब्लॉक को, वो बोलेगा ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है. क्यों? वो लिफ्ट में है, लिफ्ट एक्सेलरेट होकर आगे जा रहा है. तो अगर हम इस ग्राउंड फ्रेम के बंदे के फ्रेम में बात किए तो
इस ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहाँ मानेंगे 2 kg का वेट है 20 न्यूटन एंड इसके ऊपर टेंशन लग रहा है एंड इसको लगेगा, ऑब्जर्वर ए को लगेगा, ए ब्लॉक आगे 2 मीटर पर सेकंड्स पर एक्सेलरेशन से जा रहा है। अगर मैंने पूछा अरे भाई तेरे फ्रेम के रेफरेंस से इसमें टेंशन कितना होता है, सो टेंशन -20 क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो ये होगा 2 × 2, इसमें होगा 24 न्यूटन फोर्स होगा। ओके 24 न्यूटन फोर्स किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से टेंशन हो रहा है। अगर मैंने पूछा ऑब्जर्वर बी को अरे भाई तुझे कैसा लग रहा है, वो बोलेगा ब्लॉक मेरे हिसाब से रेस्ट में है ना, कैसा है वो रेस्ट में है। सो बाग अगर वो ब्लॉक रेस्ट में है उसके हिसाब से तो उसके ऊपर कौन से फोर्स सेट कर रहे हैं, एक है टेंशन, एक है दूसरा उसका वेट, ये होगा 20 न्यूटन। अगर मैंने उसको पूछा बी को अरे टेंशन कितना होगा, सो टेंशन होगा, वो बोलेगा 20 न्यूटन। बात सही है क्या। अब तक जो भी हम प्रॉब्लम्स किए हैं ग्राउंड फ्रेम से बात किए उसके जो आंसर्स एब्सोल्यूट आए हैं ना वो तो सही है ना। सो अगर ए बंदे को पूछे तो वो बोल रहा है 24 न्यूटन, अगर मैंने बी बंदे को पूछा तो तुझे कैसा लग रहा है बोल तो वो बोल रहा है वो रेस्ट में है। ठीक है भाई रेस्ट में है तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक जो है टेंशन लग रहा है ऊपर की तरह और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, उसका वेट लग रहा है, तो वो बोलेगा T = 20 न्यूटन बोलेगा। सो आंसर कौन सा करेक्ट है फिर। तो दिस इज ब्रिंगिंग what inconsistency in the answers when you observe the same body from inertial frame as well as what non inertial frame। एक्सेलरेट लिफ्ट फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम तो है ना, वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन मैं दे दिया यहाँ 2 मीटर पर सेकंड से तो इसका मतलब बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी। तो 2 अलग अलग आंसर्स आ गए। सो क्यों कहाँ डिस्क्रिपेंसी हो रहा है यहाँ, इसका मतलब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसे हम ग्राउंड फ्रेम में अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकन्सिस्टेंसी आ रहा है। सो फिर अगर आपको पता है रिलेटिव मोशन हम बात करते हैं ना, एक्सेलरेटर ऑफ वन फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम, एक 2 मिनट में दिखाऊंगा आपको वो फोर्स मैथमेटिकली कैसा आ रहा है, बाद में हम उसको कैसा लेना चाहिए एंड ये 2 आंसर्स कैसा सेम होते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है बच्चे। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, मान लीजिए XOY है, इसको मैं S फ्रेम बोलता हूँ, और मेरे पास और एक दूसरा फ्रेम है जो X-O एंड Y' है, इसका नाम है S' फ्रेम। सो ये जो X फ्रेम को मैं मानता हूँ ओके इनर्शियल फ्रेम एंड इसको S' को मानता हूँ मैंने एक्सेलरेटिंग फ्रेम। सो मैं बोल सकता हूँ आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर एक बंदे ने ग्राउंड फ्रेम से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, मान लीजिए एक पार्टिकल P है, इसका पोजीशन वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से देखा गया तो वो कुछ R बार है ओके, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट S फ्रेम एंड इस पार्टिकल P का पोजीशन ओके इस S' फ्रेम से मान लीजिए तो ये मान लीजिए कुछ R' है एंड पोजीशन ऑफ O' विद रिस्पेक्ट टू O कुछ A है ना। बात समझ में आ रही है आपको। तो थोड़ा ठीक तरीके से ड्रा कीजिए डायग्राम तो आपको अच्छा लगेगा। वो मान लीजिए पार्टिकल P यहाँ है, P का पोजीशन ऐसा है, इसके हिसाब से पोजीशन A है और इसके ग्राउंड फ्रेम से इसका हिसाब A है। ये मान लीजिए O है, ये क्या है बेटा O' है, ये S' फ्रेम है, ये S फ्रेम है। ठीक है। तो अगर हम एक ही पार्टिकल को 2 डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक है इनर्शियल फ्रेम ओके एंड दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखिए आप, यहाँ पार्टिकल P है, सो इसके हिसाब से उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो है व्हाट R बार, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम एंड यहाँ कहाँ तो क्या है बेटा O' है, तो इसका पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट X' फ्रेम ये है एंड ए वो है O'। सो पोजीशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ O' और S' फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम ना, ये होगा पोजीशन ऑफ S' विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम है ना। सो ये डायग्राम देखिए यहाँ A है, सो A वेक्टर प्लस A वेक्टर जो है ना A वेक्टर है। A वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम है। A क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू S' फ्रेम है। A क्या है, पोजीशन ऑफ S फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू S' फ्रेम। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगुलर लॉ से, तो हम लिख सकते हैं हाँ पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम जो है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल हाँ
दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसका मतलब पोजिशन ऑफ एस डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम प्लस पोजिशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट एक्स डैश फ्रेम, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। तो मुझे क्या चाहिए बोल तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ओके, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश। मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसको, पार्टिकल पी को, किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो उसका वैल्यू क्या होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट एस डैश फ्रेम इज, हाँ, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल एस और पोजीशन ऑफ एस डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है एस डैश फ्रेम में, तो उसका पोजीशन एस फ्रेम से भी चेंज हो रहा है। तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट किए तो सो डी बाई डी टी ऑफ आर पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश क्या होता है बेटा, डी बाई डी टी ऑफ, हाँ, आर पी विथ रेस्पेक्ट टू एस माइनस डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस होगा, है ना। नाउ द रेट एट विच पोजीशन चेंजिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलासिटी बोलते हैं। तो होगा वेलासिटी ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम होगा, है ना। सो अभी ये क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू एस चेंज हो रहा है, द रेट एट विच पोजीशन इज चेंजिंग इज कॉल्ड वेलासिटी। सो वेलासिटी ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम माइनस वेलासिटी ऑफ एस डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अगर हाउ डिफरेंशिएट किए तो क्या आ जाएगा आपको, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, है ना। अगर ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए तो इसको मास से मल्टीप्लाई करो बेटा, मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम इज मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम माइनस मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द एस डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। एस डैश फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एस डैश फ्रेम, कितना फोर्स एस डैश फ्रेम में एक्ट कर रहा है। सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम बात कितना, सो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल पी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू एक्चुअल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द इनर्शियल फ्रेम प्लस ऑफ, ये क्या है बेटा, माइनस मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। देखिए अगर हम इसी पार्टिकल को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर देख रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम इसको हम बोलते हैं रियल फोर्स, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे अ टर्म रिलेटेड टू सूडो फोर्स। ये क्या है, हम पार्टिकल का मोशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से हम देख रहे हैं। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जितना भी फोर्स लग रहा है वो कितना हो सकता है बोले तो, इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्सेस लग रहे हैं रियल फोर्सेस वो भी रहेंगे, उसके अलावा हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी के ऊपर लगाना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट, तभी क्या हो सकता है, हम जो बॉडी का पोजीशन हो या मोशन स्टडी कर रहे हैं ना, वो करेक्ट रिलेशन दिखाएगा। सो जो है नेगेटिव फोर्स दिखा रहा है ना इसमें इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। इसका मतलब कभी भी अगर हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके ऊपर रियल फोर्सेस के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। कैसा कंसिडर करेंगे उसको, डायरेक्शन अपोजिट लिखना पड़ेगा उस बॉडी के ऊपर, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द बॉडी टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होगा, मास ऑफ द बॉडी टाइम्स व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ओके, सो दिस मच वैल्यू ऑफ द फोर्स वी हैव टू ऐड ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, तभी क्या हो सकता है, वो रिजल्ट सही हो सकता है। बात में समझ में आ रहा है। सो नाउ अभी देखिए जो सूडो फोर्स को हम इसके पहला जो क्वेश्चन रेटिंग इन ए व्हाट यू कैन कॉल लिफ्ट। सो यहाँ अभी देखिए अगर मैंने इसको लिफ्ट फ्रेम में देख रहा हूँ तो सो उस बॉडी के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स व्हाट इज दैट, mg, वन मोर टेंशन, उसका एक्सेलरेशन आगे है, तो मैंने क्या बोला सूडो फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, उसको सूडो फोर्स को कितना लगाना है, किसके ऊपर लगा रहे हो, उसका मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, लिफ्ट फ्रेम का एक्सेलरेशन ये, तभी सेम रिजल्ट आएगा। तो टी क्या होगा, अभी
mg प्लस ma होगा। देयरफॉर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टेंशन, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। और पीछे जाइए, स्टार्टिंग में जो पढ़ाई किए थे हम, सो इनर्शियल फ्रेम में जब इसको देख रहे थे ना हम, इनर्शियल फ्रेम में भी कितना है इसका वैल्यू, सो t इज इक्वल टू, अभी mg प्लस ma दिखाया मैंने, उसका वैल्यू टेंशन 2 kg, एक्सेलरेशन 2 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, सो टेंशन होगा A2 होगा, Hg 10 है, A2 होगा, एक्सेलरेशन भी क्या है बेटा 2 है ना, एक्सेलरेशन 2 दिया, कितना दिया, एक्सेलरेशन कितना दिया, 2 दिया था, है ना, तो कितना आ रहा है वो 24 आ रहा है, यहाँ देखो 24 आ रहा है यहाँ, सो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से। अभी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के हिसाब से भी कितना आएगा देखिए, 20 + 4 कितना होगा बेटा 24। तभी क्या हो रहा है, ये रिजल्ट उतना ही आ रहा है जितना ग्राउंड फ्रेम से स्टडी किए, तो आंसर जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है। इसका मतलब कभी भी अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सो उस फ्रेम में रियल फोर्सेस के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स, इमेजिनरी फोर्स लेना पड़ता है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के फ्रेम में, ठीक है। उसका वैल्यू कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एंड इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। ओके, या सो नाउ वी हैव एक लुक एट द बोर्ड। मान लीजिए ऐसे लिफ्ट फ्रेम है, तो हमें अभी क्या करना, 2 ब्लॉक्स है मान लीजिए, एक ब्लॉक ऑफ मास 2 kg है और एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg है। अगर लिफ्ट को हम नीचे या ऊपर, जो भी आपकी मर्जी, सो नीचे लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेलरेट नीचे हो रहा है तो कुछ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, तो यू कैन फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। ओके, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। हम ग्राउंड फ्रेम में प्रॉब्लम को किए थे, आपको ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है, अगर इफ़ यू ऑब्जर्व इन द ग्राउंड फ्रेम ब्लॉक्स आर एक्सेलरेटिंग, सो इफ़ यू टेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg अगर हम देखें तो इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा, इसको अगर पॉइंट मास में इमेजिन किए तो इसका खुद का वेट कितना एक्ट करेगा, 10 न्यूटन एक्ट करेगा, एंड इसके ऊपर इस सरफेस के ऊपर ये प्रेस कर रहा है ना, इसका नॉर्मल रिएक्शन आगे होगा, वैसा ऊपर होगा, सो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन N1, एंड कैसे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ओके, ग्राउंड फ्रेम से हिसाब से देखा गया तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम इसको, 10 - N1, इसका मास 1 kg है, तो मास 1 इंटू एक्सेलरेशन भी 1 है, तो N1 का वैल्यू हो जाएगा 10 - 1 कितना बेटा, 9 न्यूटन होगा। अगर इसी प्रॉब्लम को अगर हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा गया तो इसका मतलब लिफ्ट फ्रेम से अगर ऑब्जर्व किए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा बोलो, तो A1 kg के ऊपर, हाँ, अगर हम लिफ्ट में बैठ के देखें तो क्या लगेगा हमें, ब्लॉक रेस्ट में है, तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे बोलिए, या 10 न्यूटन फोर्स नीचे लगेगा, ये 2 kg ब्लॉक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा दिखाएगा, एंड कैसा है एक्सेलरेशन उस विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम कैसा है, रेस्ट में है। तो लिफ्ट फ्रेम कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। मैंने क्या बोला आपको, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक सूडो फोर्स लेना है, बोला मैंने, है ना। कैसा लेना चाहिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन, कौन से डायरेक्शन लेना चाहिए, अपोजिट, इसलिए डाउनवर्ड। तो इसमें से हम पता चल जाएगा N1 का वैल्यू होगा 10 + 1 इंटू ए का वैल्यू भी 1 है, तो इसे नीचे है ना, तो सूडो फोर्स को हम किधर लेना चाहिए, ऊपर लेना चाहिए। ओके, सो ठीक है, मैग्नीट्यूड ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट लेना चाहिए। सुनिए बेटा, तो यहाँ क्या हो रहा है, सो N1 ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो सूडो फोर्स किधर होगा, सूडो फोर्स ऊपर होगा, कितना रहेगा, मास ऑफ द बॉडी टाइम्स एक्सेलरेशन। अभी इक्वेशन लिखिए, सो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम कैसा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो N1 प्लस सूडो फोर्स 10 को बैलेंस करेंगे, तो N1 होगा 10 माइनस सूडो फोर्स का वैल्यू कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा बेटा, 9 न्यूटन। सो सेम आंसर यहाँ भी देखिए। सो ऐसा हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेन एवर यू आर स्टडिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम एक सूडो फोर्स को हम मानेंगे, उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन फ्रेम को अपोजिट में होगा। ओके, ये पॉइंट याद रखना है ना। ऐसा हम टेंशन निकाले, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स निकालें, ऐसा, ठीक है। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, मान लीजिए एक वेज है, ठीक है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक हुआ ऐसा है, सो यू कैन टेक दिस वेज एज स्मूथ वेज, नो इशू।
सो व्हेन यू लीव द ब्लॉक एम ऑन द सरफेस, क्या होता है बोलिए, इसके ऊपर जो वेट है ना वो नीचे एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पर कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको टीटा माना तो ए होगा 90, 90 माइनस टीटा, ए भी होगा टीटा। सो कंपोनेंट ऑफ वेट इस डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, एम जी कॉस टीटा होगा। इस कंपोनेंट को परपेंडिकुलर में फोर्स कितना होगा, वो होगा एम जी साइन टीटा। अगर ए वेज अगर रेस्ट में रहा तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ना, उसके वजह से क्या होगा, ये नीचे स्लाइड होगा। हमें पता है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एम जी साइन थीटा बाई एम होगा, दैट इज जी साइन थीटा होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है बोले तो अभी, अगर हम इस वेज को कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाए तो ये जो ब्लॉक है ना, इस वेज के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू वेज द ब्लॉक रिमेन्स एट स्टेशनरी or remains at rest. So what should be the acceleration so that small m remains at rest with respect to wedge. Okay, this is the question. So now you see small m with respect to capital M should be at rest. अगर wedge का मास capital M माने तो बोले तो सो अगर हम इसके मोशन को जो वेड्स के फ्रेम से देखा गया तो वेड्स किधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। सो मैंने अगर इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम वो जो विथ रिस्पेक्ट टू वेज वो मूव नहीं हो रहा है ना, सो नहीं मूव तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है, वो ए ब्लॉक रेस्ट में है, इसका मास एम है। सो इफ आई सिट ऑन दिस पर्टिकुलर वेज एंड इफ आई सी एज द वेज यूर एक्सेलरेटिंग विथ व्हाट एक्सेलरेशन, राइट, इफ यू ऑब्जर्व नाउ इफ यू अटैच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर दिस वेज, नो इट इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, और इसके फ्रेम में कैसा है, वो रेस्ट में है। निकालो फोर्सेस, बताइए बेटा क्या है, इसका वेट नीचे एम जी रहेगा एंड ये जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है नॉर्मल रिएक्शन ऐसा रहेगा। अगर मैंने इस एम जी को कंपोनेंट्स में अगर बांटा गया है तो क्या होगा बोलो, ए टीटा है, ए 90 माइनस टीटा, ये क्या होगा टीटा होगा। सो इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में कितना है बेटा, एम जी कॉस टीटा है, एंड इस डाउन डायरेक्शन में कितना होगा, एम जी साइन थीटा। इसके अलावा फ्रेम का एक्सेलरेशन राइटवर्ड है, सो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में रेस्ट में है, इसके ऊपर सूडो फोर्स भी लगाया जाएगा। सो ए होगा सूडो फोर्स, उसके बाद कितना है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ए एंगल टीटा रहा तो ए एंगल भी टीटा ही होगा, है ना। तो अगर मैंने अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर इंक्लाइन अगर सूडो फोर्स को भी मैंने कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड किए तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, एम ए कॉस थीटा रहेगा, एंड परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन में कितना होगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये होगा, हाँ कितना, एम ए साइन थीटा होगा। सो अगर मैंने देखा अलोंग द इंक्लाइंड मैंने एक्स डायरेक्शन माना, परपेंडिकुलर अगर मैंने वाई डायरेक्शन माना, तो वाई डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन को कौन कौन बैलेंस कर रहे हैं बोलिए, हाँ द डायग्राम नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस बाय विच फोर्सेस, वन इज हाँ एम जी कॉस थीटा, अंदर इज एम ए साइन थीटा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ हु इज बैलेंसिंग along y direction, x direction? So in x direction, ma cos theta is being balanced by what beta, mg sin theta. So I can cancel this m, right? So a क्या होगा बेटा, ये होगा g into sin by cos theta, sin theta by cos theta. So a का वैल्यू होगा g sin g tan theta. अगर मैंने इस वेज को इतना एक्सेलरेशन से g tan theta एक्सेलरेशन से अगर मैंने एक्सेलरेट किए तो तभी क्या होगा, ए ब्लॉक जो है ना इस वेज के हिसाब से रेस्ट में रहेगा, ठीक है। एंड समटाइम दे में आस्क व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, ए का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, you will get normal reaction also. Okay, this is one more application of what, so studying the equilibrium of small m with respect to accelerating frame. Okay, so let's we have seen 3 examples. Now sometimes you can apply like this also beta, like you have this example, right? A truck or a car is accelerating fine horizontally with some acceleration here. Before on the roof, okay, a block or a bob is suspended, it remains at rest like this beginning, but when it accelerates, what happens when it accelerates,
So with the vertical, so this block will make some angle theta. Okay. So in equilibrium, what is the angle made by this particular bob or the block? Okay, at the roof of with vertical to the roof. Okay, how much angle it makes? Now can you tell me why actually ये जो ब्लॉक है ना, क्यों कितना एंगल से ऐसा घूम रहा है? कारण क्या है इसका? मान लीजिए जब ये रेस्ट में था ना बेटा, इसके ऊपर कौन से फोर्स ऐड कर रहे हैं रे? एक है mg, दूसरा है टेंशन. सो टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है ना. जब ये जो रूफ है ना, जब एक्सेलरेट होता है तो ब्लॉक भी उसके साथ जाना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप हो गए. सो इन द बिगिनिंग सर मोमेंटली क्या होता है, जब एज रूफ जो है जब आगे एक्सेलरेट कर रहा है ना, ये यहीं रहने का कोशिश करता है. सो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर रूफ गए तो क्या होता है, ये भी जाना पड़ेगा यहाँ, लेकिन क्या होता है बोलिए. सो वो जो ब्लॉक है ना उसी पोजीशन में रहने का कोशिश करता है ना, इसी पोजीशन में रहने का कोशिश करता है, लेकिन जब रूफ आगे गए ना सो स्ट्रिंग भी ऐसा हो जाना पड़ेगा. तो मोर ओवर अभी क्या हुआ बोल तो, सो क्या होगा, सो कुछ टीटा एंगल से ऐसा हुआ है. बाद में क्या होता है, रूफ जा रहा है तो स्ट्रिंग इनएक्सेंसिबल अगर है तो उसके साथ जाने का प्रयास करेगा. सो उस प्रोसेस में कुछ एंगल हो रहा है, तो इस ब्लॉक को कौन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है? ठीक से देखो आप डायग्राम. तो ये पहला वर्टिकल ऐसा था, तो अभी स्ट्रिंग ऐसा बन गया. तो इस स्ट्रिंग को टेंशन कैसा खींचेगा बेटा? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे, ऐसा खींचेगा. ये एंगल है टीटा, रूफ के लिए टेंशन ऐसा रहेगा. तो मैंने अगर वर्टिकल यहाँ ड्रा किए तो ये भी टीटा होगा. इसका मतलब ये जो ब्लॉक है रूफ के साथ या ट्रॉली के साथ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब ये जो टेंशन है ना, इसका कंपोनेंट्स इसको एक्सेलरेट दे रहे हैं. तो इसमें इसका जो एक कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, ऊपर ऐसा माने तो ये होगा टी कॉस थीटा, एंड अनेक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ना टी साइन थीटा. ये जो टेंशन है ना ऐसा, दिस टेंशन एक्चुअली प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन फॉर द ब्लॉक इन व्हाट डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एंड वन कंपोनेंट जो है टी कॉस थीटा, इस ब्लॉक का वेट को बैलेंस कर रहा है. एंड दूसरा जो कंपोनेंट है ना टी साइन थीटा, ये वेज को या ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन दे रहा है. सो इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे अभी? टी कॉस थीटा हम लिखेंगे mg, एंड जो टी साइन थीटा है ना मास इनटू एक्सेलरेशन. मान लीजिए एक है, ये 2 है. सो अगर हम 2/1 किए तो एंगल आ जाएगा आपको, ये टी कैंसिल होगा. साइन बाई कास कितना बेटा? tan थीटा. गेट कैंसिल, हाँ क्या हो जाएगा? a/g. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. a इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? g tan थीटा. सो इतना ही एक्सेलरेशन होगा. तब जितना वेट के वो हम निकाले थे ना उतना ही है ये भी. हाँ या सो दिस इज द एक्सेलरेशन ओके विथ विच द ट्रक विल एक्सेलरेट एंड थीटा इन इक्विलिब्रियम. थीटा का वैल्यू कितना होगा इसमें से? थीटा का वैल्यू होगा विद द वर्टिकल tan इनवर्स ऑफ a/g. सो इतना एंगल इक्विलिब्रियम में क्या करेगा? ये ब्लॉक वर्टिकल से करेगा. कभी कभी टेंशन भी पूछता है, ये 2 इक्वेशंस नो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो बस आंसर आ जाएगा आपको. टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. कितना होगा? राइट साइड में mg होल स्क्वायर है और एक ma होल स्क्वायर है. इसमें से टी स्क्वायर कॉमन लिए तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है. अगर m स्क्वायर है तो यहाँ ये होगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसमें से t मिल जाएगा m इंटू रूट ऑफ कितना बेटा? g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ओके, सो ऐसा हम निकल सकते हैं. तो यहाँ देखिए अभी हम कंपोनेंट निकल गए. यहाँ अभी हम सूडो फोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं. कैसा? अगर आप ट्रॉली के फ्रेम में देखें तो आपको ब्लॉक कैसा लगेगा? ओके, यही एप्लीकेशन को हम सूडो फोर्स से करेंगे अभी इन what non-inertial frame, so with using pseudo force concept. Now if you study the motion of the block in trolley frame, so with respect to trolley, okay, ये जो एंगल कर रहा है ना थीटा, एक था उसका वेट खुद का, दूसरा है ये टेंशन, ये भी वर्टिकल से ये थीटा रहा तो ये थीटा भी करेगा. इसके अलावा जब आप देख रहे हैं तो कौन से फ्रेम में देख रहे हैं? ट्रक के फ्रेम में देख रहे हैं. ट्रक कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है. मैंने क्या बोला आपको? जब भी आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा फोर्स क्या लेना पड़ेगा? सूडो फोर्स. कितना होगा उसका वैल्यू बेटा?
मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। सो अगर इसका एफ बीटा देखें तो आप इधर क्या कर रहा है, टी एक्ट कर रहा है, यहाँ एम जी एक्ट कर रहा है, यहाँ सूडो फोर्स एम ए एक्ट कर रहा है, ए एंगल भी थीटा है। अभी टेंशन कंपोनेंट इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इधर कितना टी साइन थीटा। सो ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो कौन किसको बैलेंस करना है, टी साइन थीटा एम ए को बैलेंस करना है एंड टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करना है। देखिए वही इक्वेशन आए कि नहीं, या सो टी साइन थीटा इज इक्वल एम ए एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल एम जी। सेम दोनों को डिवाइड करो, थीटा आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करो, टेंशन आ जाएगा। सो ऐसा हम एप्लीकेशंस देखेंगे किस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और एक सुंदर सा क्वेश्चन है, लाइक मान लीजिए एक लिफ्ट है, ठीक है बेटा, उसमें एक वेज है, वेज एंगल कुछ थीटा मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से, इसमें एक ब्लॉक रेस्ट कर रहा है ऐसा। सो इसका लेंथ ऑफ द प्लेन मान लीजिए एल है। क्वेश्चन पूछ रहा है जब ए लिफ्ट में जो वेज है ना, सो उसके ऊपर ब्लॉक रखा गया है, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होते जा रहा है तो इस ब्लॉक ये जो है ना स्लाइड करेगा, है ना। सो स्मूथ सरफेस है तो एम जी साइन तो रहेगा ही रहेगा। अगर ये रेस्ट में रहा तो आपको पता है टी का वैल्यू कितना होगा, √2l/g साइन थीटा, हम डायरेक्ट लिए थे, है ना, तो आप कर सकते हैं। सो ये टाइम लगेगा। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा, इतना ही टाइम में आएगा या जल्दी आएगा, और थोड़ा जल्दी आएगा, कैसा हम देखेंगे अभी। तो इसको हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टू रीच द ब्लॉक टू बॉटम ऑफ द इंक्लाइन फाइंड आउट करना है। सो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने के लिए, ठीक है, कुछ टी समय हम लेंगे। सो अभी देखिए कैसा सॉल्व करना है इसको। अगर मैंने इस लिफ्ट में बैठ के देख रहा हूँ तो ये जो ब्लॉक है ना लिफ्ट के फ्रेम में इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। So if I study the motion of this block, okay, in the lift frame, so what are the forces acting on this one? So if I draw the forces, one is what beta? It's weight mg acting. This is normal reaction, right? So if I resolve this mg into, so this is theta 90 minus theta. So one component will be, so this also theta, this becomes mg cos theta, and this becomes how much beta, mg sin theta. So as I am studying this particular block, okay, motion in the lift frame which is accelerating, so acceleration is upward, so pseudo force I have to consider definitely. So pseudo force em ये क्या होगा, नीचे होगा, and because of these forces the block is sliding down the incline. पहले जब रेस्ट में था सूडो फोर्स नहीं है, खाली एम जी साइन थीटा की वजह से आ रहा था, अभी सूडो फोर्स भी एक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने सूडो फोर्स को भी मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व किए तो ओके, देखिए यहाँ, सो इसको ऑलरेडी नीचे क्या है बेटा, एम जी है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ए थीटा है ना, सो एम जी कॉस थीटा है, एंड इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा है। मैं दूसरे का, सो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऊपर था, सो सूडो फोर्स भी नीचे रहेगा, वो होगा एम ए। इसको मैंने अगर कंपोनेंट बांटा तो इसका कंपोनेंट ए होगा एम ए कॉस थीटा, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी बताए थे ऐसा है। और हर एक जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना वो कितना होगा, एम ए साइन थीटा होगा। इसका मतलब अलॉन्ग द इंक्लाइन डाउन जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल है ना, सो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है डाउन द इंक्लाइन, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम आर वेज इज, हाँ, उस फ्रेम में कितना हो रहा है, एम जी साइन थीटा भी लग रहा है एंड सूडो फोर्स का कंपोनेंट एम ए साइन थीटा भी लग रहा है। तो अगर हम एम को कॉमन लिए, एम साइन थीटा को कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, ए प्लस जी आएगा, और एम इंटू ए प्लस जी इंटू साइन थीटा। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज कितना है, ओ एल है, एंड स्टार्टिंग वेलोसिटी तो रेस्ट में था वो। सो ये जो करेंगे इक्वेशन एस इज इक्वल क्या है बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल तो रेस्ट में था, रेस्ट में से छोड़ दिया हम इसको, ये होगा एल, सो इनिशियल तो जीरो था, सो हाफ ये होगा कितना बेटा,
ये फोर्स है ना, फोर्स बाय मास किया तो एक्सेलरेशन आएगा, तो एम कैंसिल जाके, तो एम कैंसिल होता है यहाँ, तो कितना मिल जाएगा आपको, ए प्लस जी इंटू साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व फॉर टी, दैट इज़ योर आंसर। क्या हो जाएगा, 2l बाई ए प्लस जी इंटू साइन थीटा। तो इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, रूट ऑफ 2l बाई ए प्लस जी इंटू साइन थीटा। अगर ए ज़ीरो रहा तो 2l बाई जी साइन थीटा, जो मैंने बात किया था आपको पहला, वही आंसर आ जाएगा आपको। सो ऐसा अगर किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अगर बॉडी का मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं तो एक सूडो फोर्स को हम लेना है, ठीक है। सो या प्लीज़ वंस refer this one and you can make sure, okay, so that you will follow the channel and stay tuned. Please forward your friends also, okay, if you like my video. Yeah, thank you all, good day. So please wait for my next video. Thank you all, good day.